के बाद शाम को डिनर का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि दोनों देशों के बीच होने वाली इस बैठक पर चीन की भी निगाहें बनी हुई हैं। चीनी मीडिया ने हाल ही में बयान दिया था कि जैसे संबंध अमेरिका फ्रांस के हैं वैसे अमेरिका भारत के नहीं हो पाएंगे। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अमेरिकी मंत्री एक साथ कई देशों का दौरा कर रहे हैं, जो साबित करता है कि अमेरिका भारत को अन्य देश जैसा ही समझता है। ऐसे में इस बैठक से कोई खास असर नहीं होगा। हालांकि अपने बयान से उलट चीन इस बैठक पर लगातार नजर बना रहा है। और खबर पर तमाम चर्चा के लिए अनिल गौर जी, रक्षा विशेषज्ञ, इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। नमस्कार पल्लवी जी। सर, आज 2+2 की मीटिंग के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और अमेरिकी रक्षा मंत्री यहां पहुंच चुके हैं, भारत पहुंच चुके हैं। दिल्ली में उनका स्वागत भी किया गया विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? आज द्विपक्षीय बैठक होने वाली है, इसके बाद मंगलवार यानी कि कल 2+2 स्तर की वार्ता भी होगी। इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, अमेरिका और हिंदुस्तान के जो संबंध हैं वो दिन ब दिन बड़े घनिष्ठ और बड़े अच्छे होते जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं अगर पीछे आपको हिस्ट्री में ले जाऊं कि जब 1962 के टाइम पे भी, उस टाइम 59 में भी अमेरिका चाहता था हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बनाने, बट उस टाइम हमारे जो प्रधानमंत्री थे और बाकी थे उनको नॉन अलाइनमेंट का ज़्यादा शौक था। और जब 62 में जब चाइना ने वार किया इंडिया के ऊपर, अमेरिका ही आया हिंदुस्तान की मदद के लिए उस टाइम भी। और अब जो है, जिस हिसाब से चीन जो है हिंदुस्तान के ऊपर बुरी नजर रखे हुए, और आपने देखा कि किस तरीके से वो घुसपैठ करके बैठा हुआ है लद्दाख और के एरिया में। अब कहते हैं अरुणाचल भी रिकॉग्नाइज नहीं करता, लद्दाख का एरिया भी रिकॉग्नाइज नहीं करता, और बीच में जो सेंटर हमारा जितना भी बॉर्डर है पूरा उसके ऊपर बैठा हुआ है। तो ये जो चीज है, इसके अंदर अमेरिका ही एक ऐसा मुल्क है जो हमारे साथ खड़ा होगा। और अमेरिका के साथ में आपने देखा कि बाकी के मुल्क जो है, जो अब क्वाड भी बन गया है, और साथ में बाकी जो फ्रांस वगैरह भी है, वो भी सब इंडिया के साथ खड़े हैं। रशिया के ऊपर हम ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकेंगे क्योंकि रशिया और चाइना का एक संबंध आपस में है। हालांकि रशिया कहता है कि वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहेगा, बट रशिया जो है चाइना के माम सप्लाईज वगैरह देता रहता है, तो उसके लिए, और साथ में उसको गैस वगैरह भी देता रहता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी देता है, तो उसको एक और भी एक रिश्ता है उसके साथ। पर अमेरिका का रिश्ता ये है हिंदुस्तान के साथ, अमेरिका की जो जो मतलब चाहता है ये है कि हिंदुस्तान एशिया के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक पावर की तरह खड़ा हो, ताकि वो जितना ये चाइना का इन्फ्लुएंस है, जैसे चाइना ने, आप अगर इधर से देख लीजिए, म्यांमार से देख लीजिए, बांग्लादेश से, बांग्लादेश, म्यांमार, आप श्रीलंका, और आगे चले जाइए कराची या सॉरी पाकिस्तान, गदावर पोर्ट, और उसके आगे चले जाइए, हर जगह अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। तो उस इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए एक हिंदुस्तान ही ऐसी एक ताकत यहाँ पे बनाना चाहता है, और हिंदुस्तान उसके लिए सही है क्योंकि इंडियन ओशन में आप देखिए हमारा एक बोलबाला है। चाहे जो मर्जी कह लीजिए आप, अंडमान निकोबार से लेकर हम इधर ऊपर तक सचिन तक हैं, और इसमें अगर चीन को हम कंटेन कर सकते हैं तो हम अंडमान निकोबार से मालाबार स्टेट्स वगैरह में बड़ा अच्छा कंटेन कर सकते हैं। हमें चाहिए कि एक ऐसा जो देश है अमेरिका जितना वो है, जो हमारी मदद के लिए अगर जरूरत पड़ती है, जैसे अब जरूरत पड़ी है हमें, हमारे साथ खड़ा हो। और ये दो जो 2+2 जो है वार्ता, ये इसमें काम आएगी क्योंकि आगे जो है अभी इलेक्शन हो रहे हैं, कुछ ही दिन में उनका रिजल्ट निकलेगा, पर ये जो पॉलिसी बना जाएंगे यही पॉलिसी आगे चलती रहेगी। आज अभी रक्षा मंत्री जी के साथ हो चुकी है मीटिंग मिस्टर एस्पर की, जो उनके रक्षा मंत्री है, और जो ट्वीट किया है रक्षा मंत्री जी ने, उन्होंने कहा एक बहुत बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हो चुकी है हमारी। इसके अलावा देखिए आप, बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जो दो बड़ी कंपनीज हैं जो हवाई जहाज बनाती हैं, वो दोनों के दोनों हिंदुस्तान में कहते हैं कि अगर आप हमें एक जो इनका F-18 है जो हमारे जो नेवी के लिए तैयार कर रहे हैं, बोइंग ने स्पेशली एक तैयार कर रहा है प्लेन हिंदुस्तान के लिए, और वो कहता है कि अगर आप मेरे को जो एयरफोर्स के जो 126 अभी थे हमारे जहाज, जिसमें से 36 लिए थे, वो प्लस ये F-18 का अगर आप ऑर्डर देते हैं तो मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू करूंगा। मैन्युफैक्चरिंग ये नहीं होगी कि किट वाइज होगी,
मैन्युफैक्चरिंग होगी कि पूरी टेक्नोलॉजी यहाँ आएगी। आप यहाँ पे उसके पेज भी बनाएंगे, आप यहाँ से मतलब कि नीचे एक एक चीज से वाकई में लेकर एक अलग अलग हवाई जहाज लिहाज बनाएंगे। से इसका मीटिंग मतलब काफी आपकी एरोस्पेस महत्वपूर्ण है इंडस्ट्री और काफी इतनी। फ्रूटफुल भी रहने वाली है। लेकिन बात चाइना की कर लें तो चाइना ने इस मीटिंग के लिए ये कहा है कि अमेरिका के जो ये मंत्री हैं वो अलग अलग देशों में इस समय यात्रा करने जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं और उन्हीं दौरों के बीच भारत भी ये पहुंचे हैं। तो कुछ खास इस बैठक में है नहीं, वो भारत को भी अन्य देशों जैसा ही समझते हैं। ये बात चीन की तरफ से कही गई है। देखिए, आप क्या सोचते हैं कि चीन खुश होगा कि अमेरिका हिंदुस्तान के साथ चले? अभी आप देखिए, अमेरिका ने हिंदुस्तान को अभी ड्रोन देने के लिए भी राजी हो रहा है। अभी उसने इतना इक्विपमेंट दिया, लाइट हॉविट्जर दिए हैं जो, और चिनूक हेलीकॉप्टर के साथ में अभी हिमालयन रीजन में जितना जहां पे चीन घुसा हुआ है, लद्दाख वगैरह रीजन में, वहां वो हॉविट्जर्स काम आने वाले हैं। ऐसे ही अरुणाचल में काम आने वाले हैं, क्योंकि हमें इसकी बहुत जरूरत थी। और ये जो हॉविट्जर्स हैं, ये डायरेक्ट 1-to-1 सेल हुई है फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसके अलावा आपके सामने है कि ये चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं, अपैचे ट्रैक हेलीकॉप्टर्स हैं, ये आपका ग्लोब मास्टर जो एयरक्राफ्ट हैं, ये सारा का सारा हो रहा है। और चीन आपका क्या मतलब खुश होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि हिंदुस्तान को अमेरिका की मदद हो। और वो बार बिल्कुल। बार ऐसे बयान देता रहेगा, वो कभी ये नहीं कहेगा कि, कभी आज तक उसने हिंदुस्तान को इस हिसाब से माना ही नहीं है। हिंदुस्तान ने जो भी उपलब्धि है, अब हिंदुस्तान देखिए पहला मुल्क है दुनिया के अंदर जिसने पहली शॉट में मार्स के ऊपर अपना जो है जो सैटेलाइट भेज दिया। वो किसी देश ने नहीं किया, चीन ने नहीं माना उसको, चीन ने उसको भी नजरअंदाज कर दिया। तो चीन कभी भी नहीं ये चाहेगा कि हिंदुस्तान के साथ और ये, और बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से टिप्पणियां अभी करता रहेगा, तनाव का उसके कोई माहौल मतलब बना नहीं हुआ है। है, ऐसे में चीन की तरफ से इस तरह के बयान आना लाजमी है, क्योंकि ये चीन के लिए भी कोई अच्छे संकेत नहीं है कि अमेरिका और भारत इस तरह की वार्ता कर रहे हैं और इतनी घनिष्ठ इनकी मित्रता होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया है। कंगना रनौत ने इस बार हिमाचल प्रदेश को देवभूमि बताते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को तुच्छ व्यक्ति कह डाला है। दरअसल कंगना का यह बयान उद्धव ठाकरे की ओर से हिमाचल प्रदेश को गांजे की खेती करने वाला राज्य बताने वाले बयान के बाद में आया है। सीएम ठाकरे के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कंगना रनौत ने ट्विटर पर लिखा, मुख्यमंत्री आप बहुत तुच्छ व्यक्ति हैं। हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है, यहाँ सबसे अधिक संख्या में मंदिर हैं और क्राइम रेट 0 है। यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है, यह सेब, कीवी, अनार और स्ट्रॉबेरी की उपज होती है। यहाँ कोई कुछ भी उगा सकता है। कंगना ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, आप एक ऐसे नेता हैं जिसका नजरिया एक ऐसे राज्य को लेकर तामसिक और दूरदर्शी और कम जानकारी वाला है जो भगवान शिव और मां पार्वती का निवास स्थान है। इसके अलावा कई महान संतों जैसे कि मार्कंडे, मनु ऋषि और पांडवों ने निर्वासन का लंबा समय हिमाचल में ही बिताया। तो एक बार फिर से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया। कंगना रनौत ने इस बार हिमाचल प्रदेश को देवभूमि बताते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को तुच्छ व्यक्ति कह डाला है। दरअसल कंगना का ये बयान उद्धव ठाकरे की ओर से हिमाचल प्रदेश को गांजे की खेती करने वाला राज्य बताने वाले बयान के बाद में आया है। सीएम ठाकरे के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कंगना रनौत ने अपने ट्विटर में मुख्यमंत्री को एक तुच्छ व्यक्ति तक कह डाला। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। एक बार फिर से बहस छिड़ गई है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और कंगना रनौत के बीच, और कंगना ने इस बार तो उन्हें एक तुच्छ व्यक्ति तक कह डाला है। जी देखिए, कंगना रनौत ने एक बार फिर से जो है अपनी बयानबाजी के जरिए महाराष्ट्र सीएम को घेरते हुए जो है सोनिया से ने को भी घेरा है। लगातार कई आरोप लगा रही हैं। जिस तरह से उन्होंने 7 वीडियो में ये कहा है कि महाराष्ट्र सरकार एक बड़े उच्च पद संवैधानिक पद पे है, लेकिन इस तरह से जो है हिमालय की बेटी को इस तरह से घिनौना आरोप लगा रहे हैं, नमक हराम कर रहे हैं। इस तरह से महाराष्ट्र सीएम का कहना बेहद शर्मनाक है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो है हिमालय जो है एक देवभूमि है, माँ पार्वती की देवभूमि है, उनको लोग पूजते हैं, वहाँ की बेटी का सम्मान नहीं है, तिरस्कार किया जा रहा था। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार सिर्फ हमारा नहीं बल्कि महाराष्ट्र की जनता का भी तिरस्कार कर रही है। महाराष्ट्र की जनता सीएम के जो काम है वो से खुश नहीं है, और सीएम लगातार जो है सिर्फ एक बेटी को टारगेट करके इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के उद्धव सरकार के ऊपर तमाम तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं। जी
सत्यप्रकाश, क्या इस बहस का कहीं अंत होता हुआ नजर आ रहा है? कब से ये बहस छिड़ी हुई है और महाराष्ट्र की सरकार से एकदम ठन गई है कंगना रनौत की, और बहस का कहीं अंत होता हुआ ही नजर नहीं आ रहा है। इस बहस का नतीजा आखिर में क्या निकलेगा? देखिए, कंगना रनौत करीब 2 महीने से लगातार आक्रामक रही हैं। जिस तरह से सुशांत का मामला आया था, उसके बाद से लगातार कंगना रनौत अपने ट्विटर और वीडियो के जरिए लगातार महाराष्ट्र सरकार के अलावा जो है मुंबई पुलिस और मुंबई की जनता को भी उन्होंने टारगेट किया। हालांकि कई बार उन्होंने जो है शिवसेना की जो महाअघाड़ी सरकार है उनमें जो अघाड़ी सरकार में जो कांग्रेस है उनको भी सोनिया सेना का संबोधन करते हुए साफ तौर से कहा है कि जो महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले लोग हैं वो दलाल तो चुप हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे लगातार एक बेटी को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को कई बार उन्होंने घेरा है। देखिए, कई बार ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो कंगना रनौत बयानबाजी करती है उनके पीछे कोई न कोई खड़ा रहता है, कोई न कोई इशारा जो है उनके पीछे कोई न कोई सपोर्ट है, क्योंकि इस तरह से कंगना रनौत को किसी देश के किसी राज्य के सीएम को इस तरह से संबोधन करना बेहद गलत माना जा रहा है। लेकिन अब कंगना रनौत लगातार आने वाले समय में क्या कंगना रनौत राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने वाली है? क्या उन्हें राजनीति में जाना है? देखिए, जरूर इस बात को लेकर जरूर बात सुर छिड़ा था, लेकिन फिलहाल कंगना रनौत ने इस पे विराम लगा दिया है, क्योंकि माना जा रहा था बिहार के चुनाव के दौरान कंगना रनौत को शायद प्रचारक के तौर पे जो है बुलाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से आवाज उठी थी उसके बाद से विपक्ष ने उनको हालांकि ये मौका नहीं दिया, लेकिन ये माना जा रहा है। उन्होंने भी कहा है कि मैं राजनीति ज्वाइन नहीं करने वाली हूं, लेकिन जिस तरह से वो आक्रामक हो रही हैं और एक पार्टी का वो हमेशा से सपोर्ट करती हुई नजर आई है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो खबरें हैं उनको भी हवा मिलती ही है कि शायद आने वाले समय में वो कोई पार्टी ज्वाइन कर लें और अपना राजनीतिक करियर शुरू कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा ने बिहार चुनाव में अपने घोषणा पत्र में कहा कि चुनाव जीते तो प्रदेश के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री दी जाएगी। विपक्ष इस पर हंगामा कर रहा है। उनका कहना है कि चुनाव वाले राज्य में फ्री वैक्सीन का वादा, बाकी राज्यों से भेदभाव है। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने रविवार को दावा किया कि देश के सभी लोगों को वैक्सीन फ्री दी जाएगी। हालांकि सारंगी ने यह भी दावा किया एक चुनावी मीटिंग के बाद ही किया। ओडिशा के बालासोर में 3 नवंबर को उपचुनाव है। सारंगी रविवार को इसी सिलसिले में मीटिंग लेने वहां पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी लोगों को वैक्सीन फ्री उपलब्ध करवाने का ऐलान कर चुके हैं। हर आदमी के वैक्सीनेशन पर करीब 500 रुपए का खर्च आएगा। हालांकि तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम और पुडुचेरी पहले ही कह चुके हैं कि वह अपने लोगों को वैक्सीन फ्री देंगे। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरे देश के लिए फ्री वैक्सीन की मांग उठा चुके हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी पहुंचाने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। पंजाब के राजपुरा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको ये जानकारी हम दे दें कि थर्मल प्लांट के बाहर किसानों का धरना शुरू हो गया है। मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी यहां पर की जा रही है। प्राइवेट थर्मल प्लांट के बाहर ये धरना लगाया गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा जा रहा है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग ये सारे किसान कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर किसानों ने पंजाब सीएम पर भी झूठ बोलने का आरोप लगाया है। पटियाला के राजपुरा में थर्मल प्लांट के बाहर किसानों का धरना शुरू। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। किसान प्राइवेट थर्मल के बाहर बैठ गए हैं। मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटियाला से हमारे संवाददाता अविनाश कंबोज इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अविनाश, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। राजपुरा में एक प्राइवेट थर्मल प्लांट के बाहर किसान धरने पर बैठ चुके हैं। जी, किसान जथेबंदी के द्वारा जो धरना प्रदर्शन है, जो राजपुरा में थर्मल प्लांट है प्राइवेट, उसकी रेलवे ट्रैक पूरा जाम कर दिया और यहाँ तक किसानों ने जो है ना वहाँ पर गेट पर ताला लगा दिया। कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी, जिसके चलते हुए रेलवे ट्रैक पूरा ब्लॉक कर दिया। और वहीं पर जो धरने पे किसान डट गए हैं, उनका कहना है कि यह धरना प्रदर्शन अनिश्चित समय के लिए, यह धरना तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक यह बिल रद्द नहीं होते। जी बिल्कुल, और क्योंकि यहाँ पर अभी किसान धरने पर बैठे हुए हैं, ऐसे में क्या आसपास कोई सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है? क्या पुलिस बल को तैनात किया गया है? और जिस थर्मल प्लांट के बाहर किसानों ने धरना लगाया है, उस प्लांट के मालिक का इस पर क्या कुछ कहना है? जी, थर्मल प्लांट के बाहर जहां धरना लगाया हुआ है और उस गेट को भी बंद कर दिया जहां पर रेलगाड़ी अंदर जाती थी प्राइवेट थर्मल प्लांट पे। उस गेट को भी किसानों ने लॉक लगा के जो ताला लगा दिया है और चाबी उनके पास है। जो इस थर्मल प्लांट के जो ओनर है, उनमें से कोई भी बातचीत करने के लिए बाहर नहीं आया। सुरक्षा के मद्देनजर जो किसानों के द्वारा ही वहां पर धरना लगाया गया। रेलवे ट्रैक पर किसान ही किसान बैठे हैं, पुलिसकर्मी कोई भी तैनात नहीं था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े अविनाश। तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। तो ये बड़ी खबर राजपुरा से, किसानों ने एक बार फिर से अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एक थर्मल प्लांट के बाहर किसान धरने पर बैठ गए हैं। मांग वही है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। तो देश में कोरोना वायरस से बिगड़े हालात अब तेजी से सुधरते नजर आ रहे हैं। भारत में कोरोना के दैनिक मामलों में भारी कमी आई है। देश में 3 महीने में सबसे कम दैनिक मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामले 50,000 से नीचे पहुंच गए, जो कि राहत की बात है। इसके साथ ही कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी आई और रिकवरी दर में भी रिकवरी दर में भी भारी वृद्धि हुई है, जिससे कोरोना की स्थिति में सुधार दिख रहा है। भारत में कोरोना की रिकवरी दर 90% के पार चली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 45,149 नए मामले सामने आए। इस दौरान देश में कोरोना से 480 लोगों की मौत हुई है, जिससे कोरोना के कुल आंकड़ा जो है 89 लाख के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के अब तक कुल 79,09,960 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या में भी भारी गिरावट आई है। भारत में अब कोरोना के 6,53,717 सक्रिय मामले बचे हुए हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से इस समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि कोरोना की वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से हंगामा मचा हुआ है, पूरे देश में एक नई सियासत छिड़ी हुई है कि बिहार को ही सिर्फ कोरोना की फ्री वैक्सीन दी जाएगी। इस बार खुद एक केंद्रीय मंत्री, जो कि खुद नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं,
प्रताप सारंग। उन्होंने ये दावा किया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार को दी जाएगी फ्री वैक्सीन। उनका ये कहना है कि पूरे देश को मोदी फ्री वैक्सीन देंगे। देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से राजनीति के अंदर हद तक कोई भी हद तक जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि वैक्सीन के ऊपर जो राजनीति की जा रही है, कह सकते हैं विपक्ष हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस लगातार मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रही है। वही बात करें किस तरीके से जो भाजपा के जो कह सकते हैं उम्मीदवार है, वो कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर राजनीति कर रहे हैं और यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन है वो उनको फ्री दी जाएगी। मगर ऐसा कुछ नहीं है कि केंद्र सरकार हर व्यक्ति को वैक्सीन देगी और कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाएगी कि वैक्सीन की दिक्कत है वो हम तक पहुंचाई जाए। इसके अंदर की जाती चुनावी स्टंट के अलावा कुछ भी नहीं है, मगर केंद्र सरकार हर तरीके से कोशिश कर रही है, क्योंकि हर जैसे कोरोना काल के अंदर वैक्सीन की जो दवाइयां हैं वो कहीं ना कहीं जनता तक मिलेगी और जनता तक ये कोशिश की जाएगी हर एक व्यक्ति को वैक्सीन मिले, चाहे वो जिसकी जरूरत हो उसी तक तो उसको पहुंचाई जाएगी। मगर कहीं ना कहीं राजनीति जो की जा रही है वो एक सिर्फ राजनीति है, क्योंकि इलेक्शन टाइम के अंदर इस तरीके के मुद्दों को उठाना एक सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल। और इस बीच राहत की खबर यह है कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में कोरोना के एक तो मामले कम आए हैं और दूसरी सबसे बड़ी बात कि 500 से कम लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे का। ये आंकड़ा वाकई में राहत भरा है। लग रहा है कि देश में जो कोरोना का पीक चल रहा था अब उसमें कमी आ रही है। देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार जो कोरोना के अंदर कह सकते हैं, जो कोरोना काल के अंदर जो स्थिति बिगड़ी थी वो कहीं ना कहीं डरावनी थी, जरूर थी केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकारों के लिए। मगर जिस तरीके से अब हालात सुधरते नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए कह सकते हैं चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि लगातार जो हालात सुधरे हैं उसके लिए सरकारें जरूर अपनी जो उनकी कोशिशें थी वो कारगर हुई हैं और कहीं ना कहीं जो जनता ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया था, मास्क का यूज किया था, वो भी कहीं ना कहीं सराहनीय जरूर है। मगर हाँ, एक चीज जरूर है, अगर इसी तरीके से और कार्रवाई की जाती रही और जो सरकारें कुछ और कड़े कदम उठाएं तो कहीं ना कहीं जो कोरोना जैसी महामारी चल रही है उसको और ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। मगर कहीं ना कहीं बात करें जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो अवहेलना की जा रही है वो जनता के द्वारा की जा रही है। सरकारें मुस्तैदी से काम कर रही हैं और सरकारें आगे भी काम करती रहेंगी। जी आने वाले दिनों के लिए क्या ये राहत की खबर है? देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सर्दी में एक बार फिर से कोरोना अटैक कर सकता है, क्योंकि सर्दी जुकाम के मरीज उस समय काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे में जब ये राहत भरी खबर आ रही है कि कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है, इसे किस तरह से देखा जाए? आने वाले दिनों के लिए कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है कि जब आने वाले दिनों के अंदर यानी कि जब सर्दियों का मौसम आएगा तो वो कहीं ना कहीं दो लोगों के लिए चिंता का विषय जरूर बनता है, क्योंकि नॉर्मल खांसी जुकाम और नजला जो वो होता है, जो नॉर्मल किसी को भी पता नहीं लग पाता है कि ये कोरोना के लक्षण है या फिर नॉर्मल फीवर है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हाँ, सरकारें जरूर कोशिश कर रही हैं और डॉक्टर भी इस तरीके से कोई कदम उठा रहे हैं और जनता को भी आगे सोचना होगा। मगर जो हालात जो आगे अभी सामान्य हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता के लिए फायदेमंद है। मगर एक चीज स्पष्ट है कि आने वाले दिनों के अंदर जो मौसम का करवट लेगा और कह सकते हैं कि जो शरीर को गर्म करने के लिए लोग मोटे कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे या फिर चाहे गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे, उससे फीवर नहीं पता लग पाएगा, क्योंकि कोरोना के लक्षण है वो ज्यादातर नॉर्मल खांसी जुकाम से मिलते जुलते हैं और फीवर का भी पता नहीं लग पाएगा। तो कहीं ना कहीं जनता को भी अवेयर होना पड़ेगा और जनता लगातार कोशिश करती रहे तो कहीं ना कहीं इससे बचाव भी मुमकिन है। जी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए तो देश से ये राहत भरी खबर सामने आ रही है कि कोरोना का जो प्रभाव है अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि अभी खतरा टला नहीं है। ऐसे में आने वाले दिन जब सर्दियां ज्यादा बढ़ेंगी तो खास ध्यान रखने की जनता को जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। सभी प्रत्याशियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। दरअसल बिहार के हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में जहां एनडीए और महागठबंधन के 2 दावेदार राजद के देव कुमार चौरसिया और बीजेपी से निवर्तमान विधायक अवधेश सिंह आमने सामने हैं, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी और समाज सेवी वैश्य महापंचायत बिहार के उम्मीदवार कृष्ण भगवान ने भी अपनी जीत का दावा किया है। उनका कहना है कि हाजीपुर की जनता उनके साथ है। बता दें कि उन्होंने एएनबी न्यूज से कहा कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता हाजीपुर शहर में जल जमाव की समस्या को खत्म करने को लेकर रहेगी। में चुनावी पारा एकदम चढ़ चुका है। सभी जो प्रत्याशी हैं अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बिहार में इस समय सियासी सरगर्मियां जोरों पर है। इस बीच सभी उम्मीदवार अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं। बात हाजीपुर की कर ले तो यहां से भी तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सभी उम्मीदवारों का ये कहना है कि जीत की दावेदारी रहे। हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी पारा जो है इस समय चढ़ा हुआ है। नवंबर के शुरुआत में होने वाले मध्य प्रदेश उपचुनावों को लेकर यहां राजनीतिक सरगर्मी तेज है। बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। इसी बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी पर राज्य में कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि बीजेपी ने कई विधायकों से संपर्क किया है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी को स्पष्ट लग रहा है कि इस चुनाव के क्या परिणाम आने वाले हैं। 10 नवंबर का इतना डर लग रहा है कि वे फिर से बाजार में चल पड़े हैं कि जो मिल जाए उसे खरीद लो। मुझे कई विधायकों के फोन आए हैं कि बीजेपी उनको फोन कर रही है और ऑफर दे रही है। उन्होंने कहा कि मार्च महीने में ही मैंने सौदेबाजी की राजनीति से इनकार कर दिया था। सौदेबाजी की राजनीति मैं भी कर सकता था। मैंने चुनाव आयोग को आज पत्र लिखा है कि ये चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। बता दें कि मार्च में ही पूर्व कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने कई समर्थित विधायकों के साथ मिलकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, जिससे कि कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर सरकार बनाने का मौका मिल गया था। कांग्रेस के लिए यह चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि सत्ता खोने के बाद कमलनाथ वापस अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कि इस चुनाव के क्या परिणाम आने वाले हैं। 10 तारीख की इतनी चिंता और इतना डर लग रहा है, 10 तारीख जो जिस दिन गिनती होगी, कि वे फिर से बाजार में चल पड़े हैं कि जो मिल जाए उसे खरीद लो। ये बिकाऊ की राजनीति, सौदेबाजी की राजनीति से उनका एक यही उपाय रह गया है और वो जानते हैं कि जनता, मध्य प्रदेश की जनता सरल स्वभाव की है, सीधी सादी है, पर बहुत समझदार है। ये
मुझे तो इस बात का दुख है कि चुनाव तो प्रजातंत्र का उत्सव होता है, पर ये जो उत्सव है ये तो सौदेबाजी का और बिकाऊ का उत्सव है। तो नवंबर के शुरुआत में होने वाले मध्य प्रदेश उपचुनावों को लेकर यहां का राजनीतिक पारा इस समय काफी हाई है। बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी पर राज्य में कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि बीजेपी ने उनके कई विधायकों से संपर्क किया है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि मेरे पास कई कांग्रेसी विधायकों के फोन आए हैं जो मुझे ये बता रहे हैं कि बीजेपी लगातार उनसे संपर्क साध रही है और उन्हें ऑफर दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले से ही चुनाव के जो परिणाम है वो तय हो चुके हैं, कांग्रेस जीत रही है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इतना डर लग रहा है कि एक बार फिर से बाजार में निकल पड़े हैं और ये कह रहे हैं कि जो मिले उसे खरीद लो। और इसी कड़ी में वो एक बार फिर से कांग्रेसी विधायकों से संपर्क साध रहे हैं, उन्हें ऑफर दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं भी सौदेबाजी की राजनीति कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने आज चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और कहा है कि ये चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। आपको बता दें कि कल यानी कि एक दिन पहले ही कांग्रेस के एक विधायक राहुल लोधी शामिल हो गए थे भारतीय जनता पार्टी में और इससे कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा था। उपचुनाव से पहले एक और विधायक का चले जाना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है और इसी वजह से आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस वार्ता आयोजित की और भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है। इन चुनावों को निष्पक्ष होना चाहिए था, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके विधायकों को ऑफर दिए जा रहे हैं, उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। आपको हम ये जानकारी दे दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि पहले कांग्रेसी नेता थे, वे अपने 35 समर्थित विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिस वजह से कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई थी पहले की सरकार और सरकार गिर गई थी कमलनाथ की। इसके बाद एक बार फिर से मौका मिला था शिवराज सिंह चौहान को सत्ता संभालने का और अब चूंकि उपचुनाव है, ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है और अहम है और दोनों ही पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही है कि इन उपचुनावों में जीत हासिल की जाए। इसी कड़ी में कांग्रेस के एक विधायक का भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान है और एक चुनौती भी अब खड़ी होती जा रही है कि कैसे इन चुनावों में बेड़ा पार लगेगा कांग्रेस का। और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है और ये कहा है कि बीजेपी खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है। कि इस चुनाव के क्या परिणाम आने वाले हैं। 10 तारीख की इतनी चिंता और इतना डर लग रहा है, 10 तारीख जिस दिन गिनती होगी, कि वे फिर से बाज़ार में चल पड़े हैं कि जो मिल जाए उसे खरीद लो। ये बिकाऊ की राजनीति, सौदेबाजी की राजनीति से उनका एक यही उपाय रह गया है और वो जानते हैं कि जनता, मध्य प्रदेश की जनता सरल स्वभाव की है, सीधी सादी है, पर बहुत समझदार है। ये मुझे तो इस बात का दुख है कि चुनाव तो प्रजातंत्र का उत्सव होता है, पर ये जो उत्सव है ये तो सौदेबाजी का और बिकाऊ का उत्सव है। का अपने बयान सुना। उन्होंने कहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों से संपर्क कर रही है और खरीद फरोख्त की राजनीति, सौदेबाजी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है और उन्होंने ये बात कही है कि मैं भी चाहता तो सौदेबाजी की राजनीति कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। वहीं उन्होंने कहा और उन्होंने ये बताया भी कि चुनाव आयोग को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्र लिखा है और कहा है कि ये जांच करें और साथ ही ये सुनिश्चित करें कि ये उपचुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से हो। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए होने वाला चुनाव अब रोचक हो गया है। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रामजी गौतम ने सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा समेत बीएसपी के सभी 18 विधायक मौजूद रहे। रामजी गौतम के नामांकन के साथ ही अब राज्यसभा की खाली सीटों के लिए मतदान होना तय हो गया है। बीएसपी के पास विधायक संख्या कम होने के बाद भी नामांकन कराए जाने से तोड़फोड़ की आशंका जताई जा
रही है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। राज्यसभा चुनाव में बसपा उम्मीदवार के उतरने से निर्विरोध निर्वाचन की संभावना खत्म हो गई है। देखिए, जो माननीय बहन जी का जो आदेश हुआ, उस आदेश के तहत मैंने यहाँ पर्चा भरा हुआ है और आगे भी जो भी करना है माननीय बहन जी को करना है। उसके बारे में जो डिसीजन है और जैसे करना है वो बहन जी ही करेंगे। हम लोगों का मतलब उसमें कुछ नहीं। मैं अपनी तरफ से मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं कह सकता कि कुछ भी, ये सारी बातें, ठीक है, क्योंकि हम लोग पार्टी के सिपाही हैं और सिपाही का जो आदेश होता है, माननीय बहन जी का जो आदेश हुआ, सिपाही ने पालन किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पुनीत, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए होने वाला चुनाव अब रोचक हो गया है। ये बताया जा रहा है कि बसपा के एक प्रत्याशी के उतरने से अब निर्विरोध जो चुनाव की संभावनाएं थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। रामजी गौतम ने अपना नामांकन पत्र आज दाखिल कर दिया है। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की 10 सीटें जिस पर चुनाव होना है, कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि निर्विरोध होंगे और कोई भी दल विरोध नहीं करेगा, लेकिन जिस तरीके से बसपा ने रामजी गौतम को राज्यसभा के लिए आगे किया है, कहीं ना कहीं चुनाव बहुत रोचक हो चला है। ऐसे में जो मतदान होगा वो भी सीधे तौर पर बीएसपी को पूरी उम्मीद है। हालांकि बीएसपी के जो विधायक हैं जो उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक उम्मीद है और अब जोड़ तोड़ का फार्मूला अपनाया जाएगा। बीएसपी पूरा प्रयास करेगी कि सीधे तौर पर गौतम जी को राज्यसभा भेजा जाए। उसके लिए अब जो बीजेपी को एक आशा थी कि 10 सीटों पर निर्विरोध चुनाव होगा, सभी जो 10 सांसद होंगे राज्यसभा के वो बीजेपी के होंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीएसपी ने इस चुनाव को काफी रोचक बना दिया है। जी बिल्कुल, और आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि किस तरह से अब सियासी समीकरण यहाँ बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं और अभी सिर्फ बीएसपी की तरफ से एक उम्मीदवार उतारा गया है। क्या ये संभावना है कि अन्य पार्टी भी इस तरह का कोई कदम उठाए? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अभी तक किसी तरह के नॉमिनेशन की घोषणा नहीं करी। हालांकि राम गोपाल यादव जिनको राज्यसभा भेजना है वो उनके नामांकन की घोषणा करी गई है। इसके साथ बसपा है और अब जो निर्दलीय सांसद हैं या निर्दलीय विधायक हैं, जिस तरीके से समर्थन कर रहे थे बीजेपी का और बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही थी, अब बीएसपी कहीं ना कहीं उस पर फूट डालने की पूरी कोशिश करेगी और 10वीं सीट के लिए खासा संघर्ष होगा, क्योंकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। ऐसे में कहीं ना कहीं ज्यादातर सीटें बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है, लेकिन 1 से 2 सीटें ऐसी रहेंगी जिन पर रोचक मुकाबला होगा और अब जोड़ तोड़ का जो फार्मूला है वो अपनाने का पूरा प्रयास होगा। जी बिल्कुल, और ये जोड़ तोड़ का फॉर्मूला क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही अपनाया जाएगा? वैसे भी हॉर्स ट्रेडिंग के बहुत आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, तो क्या अब यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ देखने वाला है? देखिए, क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी पूर्ण प्रयास करेगी कि 10 के 10 जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में आए। ऐसे में क्रॉस वोटिंग कराने के पूरे इस फॉर्मूले को अपनाया जाएगा। बीएसपी के कई ऐसे विधायक हैं बीजेपी जिसमें सेंधमारी कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जिनका समर्थन बीजेपी चाह रही है और सीधे तौर पर क्रॉस वोटिंग के फॉर्मूले को अपना करके सीट हथियाने का पूरा प्रयास होगा। लेकिन यही क्रॉस वोटिंग साबित करेगी कि आखिर कौन सा ऐसा नेता है जो बागी हो रहा है, जो अपनी ही पार्टी के साथ बगावत कर रहा है। हालांकि सभी पार्टियों का दावा है कि उनकी जो बातचीत है वो कई विधायकों के साथ है और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्रॉस वोटिंग ही है जो अंतिम की 1 से 2 सीटें रहेंगी, उस पर पूरे जो रोचक चुनाव हो रहा है वो देखने लायक रहेगा। क्योंकि क्रॉस वोटिंग के लिए बीजेपी पहले से ही हावी मानी जाती है। कई बार इससे पहले भी जो राज्यसभा के चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग कराई थी। यहाँ तक कि सपा के भी जो विधायक थे उन्होंने भी बीजेपी के पक्ष में वोट कर दिया था। और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर अब की बार बीजेपी किस तरीके से क्रॉस वोटिंग कराती है। जी पुनीत, 10 में से ऐसी कौन सी सीटें हैं जिन पर चुनाव रोचक होने वाला है और वहां पर पेच जो है वो फंसता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी हावी है क्योंकि यहाँ पर पूर्ण बहुमत है। लेकिन जो बाकी 1 सीट बचती है, जिस तरीके से गौतम बसपा की तरफ से नामांकन किए हैं, जोड़ तोड़ की ये सीट होगी। क्रॉस वोटिंग की पूरी संभावनाएं होंगी। कांग्रेस के विधायक काटने के चांसेस होंगे, सपा के विधायक काटने के चांसेस होंगे और क्रॉस वोटिंग उस दिन ओपन होगी जिस दिन ये वोट पड़ेगा। उस दिन पता चलेगा कि आखिर कौन ऐसा बागी विधायक है जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर के वोट करेगा। लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति अब शुरू कर दी गई है क्योंकि बीएसपी जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है उनको राज्यसभा पहुंचाना चाहती है और इसके लिए पूरा प्रयास कर रही है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए होने वाला चुनाव अब रोचक हो गया है। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रामजी गौतम ने सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा समेत बीएसपी के सभी 18 विधायक मौजूद रहे। रामजी गौतम के नामांकन के साथ ही अब राज्यसभा की खाली सीटों के लिए मतदान होना तय हो गया है। साथ ही 1-2 सीटें ऐसी हैं जहां पर पेच फंस सकता है, लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि 9 सीटों पर बीजेपी का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है और क्रॉस वोटिंग की यहां पर आशंका बनी हुई है। देखिए, जो माननीय बहन जी का जो आदेश हुआ, उस आदेश के तहत मैंने यहाँ पर्चा भरा हुआ है और आगे भी जो भी करना है माननीय बहन जी को करना है। उसके बारे में जो डिसीजन है और जैसे करना है वो बहन जी ही करेंगे। हम लोगों का मतलब उसमें कुछ नहीं। मैं अपनी तरफ से मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं कह सकता कि कुछ भी, ये सारी बातें ठीक है, क्योंकि हम लोग पार्टी के सिपाही हैं और सिपाही का जो आदेश होता, माननीय बहन जी का जो आदेश हुआ। तो रामजी गौतम के बयान को आपने सुना। उन्होंने कहा है कि जो करना है बहन जी को ही करना है, हम तो सिर्फ पार्टी के सिपाही हैं और राजा का जो आदेश होता है वो हमें मानना ही है। तो ये तमाम बातें रामजी गौतम की तरफ से की गई हैं और उन्होंने राज्यसभा के लिए आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।